हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 9th ऑफ अक्टूबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। 9th ऑफ अक्टूबर को आते हैं दो इम्पॉर्टेंट डे। फर्स्ट कौन सा है? वर्ल्ड पोस्ट डे। फर्स्ट आता है वर्ल्ड पोस्ट डे। तो वर्ल्ड पोस्ट डे हम 9th ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन 9th ऑफ अक्टूबर 1874 के अंदर शुरुआत हुई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। राइट, वर्ल्ड पोस्ट डे है ना, तो इसी दिन शुरुआत हुई थी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। कब शुरुआत हुई थी? 1874 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ पे शुरुआत हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी बर्न, स्विट्जरलैंड से। कहाँ से शुरुआत हुई थी? बर्न, स्विट्जरलैंड से इसकी शुरुआत हुई थी। और इस साल का थीम क्या है? तो इसका इस साल का थीम है 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशंस। 150 साल हो गए हैं पोस्टल सर्विसेज को इस्टेब्लिश हुए, तो 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपल अक्रॉस नेशन। तो ये इसका थीम है। नेक्स्ट आता है इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे। इंडियन फॉरेन सर्विसेज डे, IFS डे। जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, पोस्टल सर्विसेज होती है, पुलिस सर्विसेज होती है, वैसे ही ये फॉरेन सर्विसेज होती है। तो फॉरेन सर्विसेज की शुरुआत हुई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस 9th ऑफ अक्टूबर 1946 के अंदर। कब शुरुआत हुई थी? 1946 के अंदर। इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको और अच्छा बनाने के लिए ये फॉरेन सर्विसेज की शुरुआत करी गई थी। राइट, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्लासिकल लैंग्वेज आर देयर इन इंडिया? इंडिया के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस टोटल कितनी है? पहले जो क्लासिकल लैंग्वेज थी इंडिया के अंदर, ये कितनी थी? 6 थी। राइट, क्लासिकल लैंग्वेज की जो शुरुआत होती है, जिसको हमने इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करना शुरू करा था 2004 के अंदर। तो सबसे पहली लैंग्वेज जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था वो कौन सी थी? तो वो थी तमिल। तो 2004 के अंदर तमिल को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। राइट, तो उसके बाद तमिल, तेलुगु और बहुत सारी लैंग्वेज थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किया गया था। तो अभी तक टोटल 6 लैंग्वेज थी क्लासिकल। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 5 और लैंग्वेज है जिनको क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड करा है। तो टोटल अब कितनी लैंग्वेज हो गई क्लासिकल? तो टोटल हो गई अब 11। तो फिलहाल के लिए 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। राइट, तो पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी? तमिल थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। राइट, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कर देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 11 है। और न्यू एडिशन कौन कौन सी है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन सी। तो पहले 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? तमिल को ऐड किया गया था 2004 के अंदर। जो पहली लैंग्वेज है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत एंड ओडिया। तो अभी रिसेंटली 5 नई ऐड करी गई है। कौन कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, आसामीज एंड बंगाली। राइट, तो एम मराठी 2 पी से आ गई, पाली, प्राकृत और AB आसामीज एंड बंगाली। तो ये 5 नई क्लासिकल लैंग्वेजेस अभी ऐड करी गई है। राइट, नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर PM इंटर्नशिप स्कीम? PM इंटर्नशिप स्कीम आई है, तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा कि जो हमारा यूथ है उनको इंटर्नशिप दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग कंपनीज को ये बोला गया है इंटर्नशिप स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो इसमें अलग अलग एज क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन एजुकेशन के बारे में भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो वो सब चीजें PM इंटर्नशिप स्कीम के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है एज क्राइटेरिया कि एज क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए
पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए। तो एज क्राइटेरिया है 21 टू 24 ईयर्स का। जो 21 टू 24 ईयर्स के बीच में है वो पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है, राइट। तो इसके अलावा ये तो एज क्राइटेरिया हो गया 21 से 24 ईयर्स का। क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 10th या उससे ज़्यादा की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो ये जो पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट का मेन एम क्या है? हमारी गवर्नमेंट का एम है कि हम आने वाले एक साल में 2024-25 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो इसमें हम 1.25 लाख इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे और आने वाले 5 सालों में, नेक्स्ट 5 इयर्स में हम 1 करोड़ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, राइट। तो इतने मतलब 1 करोड़ जो है उनको इंटर्नशिप दी जाएगी। और ये जो इंटर्नशिप दी जाएगी ये कितने टाइम की रहेगी? ये रहेगी 1 साल की, 1 ईयर की इंटर्नशिप होएगी। और इस इंटर्नशिप के अंदर, इंटर्नशिप में बेसिकली होता क्या है कि आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, राइट। फील्ड में जाकर आप काम करते हो, आपको पता चलता है कि किस तरह से काम करना है। तो इसके लिए वन टाइम असिस्टेंस, मतलब जो फर्स्ट मंथ जब आप इंटर्नशिप को ज्वाइन करोगे तो फर्स्ट मंथ आपको मिलेगा 6000 और उसके बाद जो बाकी का साल है, पूरा साल आपको मिलेगा 5000 पर मंथ स्टाइपेंड, राइट। तो 6000 एक बार के लिए फर्स्ट मंथ जब आप ज्वाइन करोगे इस स्कीम को तो 6000 मिलेगा और उसके बाद 5000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा एज ए स्टाइपेंड, राइट। इसको कौन सी मिनिस्ट्री मैनेज कर रही है? इसको मैनेज कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस भी है कि जैसे कि आप फुल टाइम वर्किंग नहीं होने चाहिए, आप किसी भी कॉलेज में इनरोल नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप कोई अपनी डिग्री परस्यू कर रहे हो और उसके साथ आपने इंटर्नशिप स्कीम ले रखी है, तो उस केस में आप इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो। फुल टाइम वर्किंग नहीं होने चाहिए। आपकी फैमिली इनकम भी ऐसे नहीं है कि फैमिली इनकम बहुत अच्छी खासी है, फैमिली बिजनेस चल रहा है, तो उस केस में आप इंटर्नशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हो, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन एम ऑफ नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स? नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स का मेन एम क्या है? तो इसके लिए इसका मेन एम है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना आने वाले 7 सालों में। मेन एम क्या है कि हमें इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना है ऑयल सीड्स में, राइट। सेल्फ रिलायंट बनाना है ऑयल सीड्स में आने वाले 7 सालों में। तो अब ये जो 7 इयर्स का पीरियड है ये स्टार्ट कब होगा? अभी इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा। 2024-25 का जो फिस्कल ईयर है इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा और 30-31 तक का हमारा टारगेट है कि हम इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाएंगे। और इस पे कितना खर्चा आने वाला है? 10,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 10,000 करोड़ का इस पे खर्चा आएगा। तो इससे हमारा टारगेट क्या है कि हम अपनी ऑयल सीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे, प्राइमरी ऑयल सीड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करेंगे फ्रॉम 39 मिलियन टन्स। 2022-23 में हमारी जो ऑयल सीड की प्रोडक्शन थी वो कितनी थी? 39 मिलियन टन्स थी। तो हमें बढ़ाकर कितनी करनी है? 69.7 मिलियन टन्स करनी है 2030-31 तक आने वाले 7 सालों में, राइट। 2024-25 से अभी से ये स्कीम तो ये शुरू हुई है ना, तो अभी से हमने 30-31 तक कितनी करनी है? इसकी प्रोडक्शन बढ़ाकर 69.7 मिलियन टन तक करनी है, क्योंकि हम ऑयल सीड का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। 50% से ज़्यादा है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 57% के आसपास हम जो ऑयल सीड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी इंपोर्ट को कम करने के लिए हमें ऑयल सीड की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा। जो प्राइमरी ऑयल सीड्स है, प्राइमरी ऑयल सीड्स होते हैं जिससे हमें सिर्फ और सिर्फ तेल ही मिलता है, जैसे सनफ्लावर हो गया, राइट। और सेकेंडरी ऑयल सीड्स होते हैं जैसे कि कॉटन हो गया। तो कॉटन से क्या है? कॉटन से एक तो कॉटन मिलती है, दूसरा ऑयल मिलता है। तो इस तरह से प्राइमरी और सेकेंडरी ऑयल सीड्स होते हैं। तो इसमें भी हमें प्राइमरी ऑयल सीड्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि मेन जो इंपॉर्टेंस है वो प्राइमरी ऑयल सीड्स का ही है, राइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स वर वायलेटेड इन स्टेट प्रिजन मैनुअल? स्टेट प्रिजन मैनुअल, तो इससे रिलेटेड एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, तो जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की रिसेंटली जजमेंट आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये जो स्टेट प्रिजन मैनुअल है ना, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशन बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों बोला है?
क्यों? क्योंकि ये जो स्टेट प्रिजन मैनुअल है इसमें बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स है ना वहां पे प्रिजनर्स के, प्रिजनर क्या है, एक इंसान ही तो है ना। अब उसको, उसने जो भी क्राइम किया है उसकी सजा वो वहां पे जेल में रहकर भुगत रहा है, राइट। तो उसके साथ साथ आप उसके साथ अलग अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, उसके जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है वो वहां पे वायलेट हो रहे हैं। तो उसी को लेकर ये स्टेट प्रिजन मैनुअल से रिलेटेड जो था वो सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि इसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं? तो इसमें हमारे आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23, ये 5 आर्टिकल्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं। 14, 15, 17, 21 एंड 23 कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो अब ये जो स्टेट प्रिजन मैनुअल है इसमें जो एक प्ली फाइल करी थी, ये प्ली किसने फाइल करी थी? ये प्ली फाइल करी थी सुकन्या शांथा ने। किसने फाइल करी थी? सुकन्या शांथा ने। तो इसने ये स्टेट प्रिजन मैनुअल के अलग अलग प्रोविजंस को चैलेंज किया था। इन्होंने बोला था कि जो प्रिजनर्स है उनके आर्टिकल 14, 15, 17, 21, 23 वायलेट हो रहे हैं। 14 आर्टिकल क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 क्या है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। 17 किससे रिलेटेड है? अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। 21 क्या है? राइट टू लाइफ है। 23 क्या है? फोर्स्ड लेबर है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। तो अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि जो जेल में कैदी होते हैं ना तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको इक्वल नहीं माना जाता। वहां पे भी कास्ट सिस्टम चल रहा है, अनटचेबिलिटी चल रहा है। तो वहां पे क्या होता है, जो हायर कास्ट का कोई कैदी होता है तो वो यूजली क्या काम करता है, जैसे खाना बनाने का, क्योंकि जो जेल में कैदी होते हैं वो भी वहां पे उनको भी अलग अलग काम दिए जाते हैं सबको। तो उन्होंने बोला कि जो हायर कास्ट के कैदी होते हैं उनको अच्छे काम दिए जाते हैं, जैसे कि खाना बनाने का काम दे दिया। जो लोअर कास्ट के हैं उनको अभी भी वहां पे अनटचेबल माना जाता है, जैसे उनको काम दिया जाता है टॉयलेट साफ करने का काम दे देते हैं। तो इस तरह से उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, फोर्स्ड लेबर की तरह उनको वहां पे यूज किया जाता है। जो काम वो नहीं करना चाहते वो भी उनसे करवाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि जो लोअर कास्ट का है वो वैसा ही काम करेगा, जैसे कि टॉयलेट साफ करने का काम करेगा। जो हायर कास्ट का है उसके लिए अलग उन्होंने काम दिए हुए हैं। तो इसको लेकर ये जो सुकन्या शांता थी ये पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक प्ली फाइल करी थी, तो जिसमें एक बेंच बना। अब ये जो बेंच था इसमें कौन कौन थे? इसमें एक तो सीजेआई थे डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा। तो इन तीनों ने मिलकर ये जो भी जेल की कंडीशन देखी है, स्टेट प्रिजन मैनुअल देखा है, तो उसमें इन्होंने डिसीजन लिया है कि ये जो स्टेट प्रिजन मैनुअल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें जो हमारे प्रिजनर है उनके जो बेसिक राइट्स है वो वायलेट हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने क्राइम किया है उसकी सजा वो वहां पे ऑलरेडी भुगत रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है जेल में कैदियों के साथ मारपीट भी होती है, तो उन सब चीजों को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट है अन्न दर्पण इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय। अन्न दर्पण इनिशिएटिव है रिलेटेड टू फूड सप्लाई। तो ये किसने लॉन्च करा है? इसको लॉन्च करा है एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। किसने लॉन्च करा है? एफसीआई ने, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। नाम क्या है? अन्न दर्पण। तो अन्न दर्पण क्या है? ये एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एफसीआई के ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है। जो एफसीआई का पहले सिस्टम चलता था उसमें क्या होता था, उसमें प्रॉपर जो हमारा सप्लाई चेन था वो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जिसके चलते हुए अन्न दर्पण लाया गया है जो कि एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारा सिस्टम जो होगा वो ऑनलाइन होगा, डिपो ऑनलाइन सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी लाई जाएगी, जो फूड सप्लाई चेन है उसको और अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा, सो दैट कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है सप्लाई चेन का वो और ज्यादा स्मूथ हो सके और ज्यादा एफिशिएंट हो सके। तो इसके लिए कौन सी कंपनी काम कर रही है? कफॉर्ज लिमिटेड। कौन सी कंपनी सामने आई है? कफॉर्ज लिमिटेड। अब जो अन्न दर्पण स्कीम इनिशिएटिव ये लेकर आई है कफॉर्ज लिमिटेड, तो अन्न दर्पण के अंदर वो
जो कोफोर्ज लिमिटेड है ये अंदरपन को डिजाइन करेगी, डेवलप करेगी और मेंटेन करेगी, जिसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के थ्रू जो फूड सप्लाई चेन है उसको मैनेज किया जाएगा, जैसे कि मंडीज हो गए, मिल्स हो गए या डिपोज हो गए, उनको अभी और एफिशिएंट तरीके से मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस। लेपर्ड सेंसस इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड है, राइट, पहला स्टेट स्पॉन्सर्ड लेपर्ड सेंसस है। नहीं तो जो सेंसस होता है लेपर्ड का, ये कौन करता है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा ये जो लेपर्ड सेंसस है वो किया जाता है। हर 4 साल के बाद ये लेपर्ड सेंसस होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो लेपर्ड सेंसस हुआ है ये पहली बार किसी स्टेट ने ये लेपर्ड सेंसस करवाया है, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। तो कौन सी स्टेट का है? तो ये है ओडिशा स्टेट। ओडिशा ने ये सेंसस कंडक्ट करवाया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेंसस लेपर्ड की पॉपुलेशन कितनी है? 696 लेपर्ड्स है। कितने हैं? 696 लेपर्ड्स है। नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें पुरानी एनटीसीए की रिपोर्ट, तो एनटीसीए के अकॉर्डिंग 2018 में लेपर्ड सेंसस हुआ था, उसके बाद 2022 में लेपर्ड सेंसस हुआ था 4 साल के बाद। अकॉर्डिंग टू 2018 सेंसस तो ओडिशा में जो लेपर्ड की पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 760 थी। और उसके बाद जो 2022 में हुआ था उसमें 568 थी। तो अभी का जो सेंसस है 696 लेपर्ड्स है इसमें। तो 2022 के कंपैरेटिवली तो यहाँ पे जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है थोड़ी बड़ी है, लेकिन अभी भी 2018 के कंपैरेटिवली लेपर्ड की सेंसस यहाँ पे कम ही है, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल फैमिली कार्ड्स। डिजिटल फैमिली कार्ड्स ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च करे हैं? तो रिसेंटली डिजिटल फैमिली कार्ड्स लॉन्च किए गए हैं तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के सीएम ने ये लॉन्च करे हैं डिजिटल फैमिली कार्ड्स। तो इसमें क्या है, इसमें जो तेलंगाना के लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए ये एक कार्ड, पूरी की पूरी स्टेट में एक कार्ड ये जो है लॉन्च किया गया है, डिजिटल फैमिली कार्ड। तो 1 स्टेट 1 कार्ड। तो जितने भी बेनिफिट्स है, जो एक स्टेट होती है वो अपने जो वहाँ पे लोग रहते हैं स्टेट के अंदर, जो सिटीजन्स बोल लो या जो भी स्टेट के अंदर जो लोग रहते हैं, तो उस स्टेट के लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनको बेनिफिट्स देने के लिए स्टेट भी तो अपने लेवल पे अब स्टेट के जो लोग होते हैं उनको बेनिफिट्स देती है। तो वहां पे जो भी बेनिफिट्स अब स्टेट में दिए जाएंगे तो वो एक कार्ड के बेसिस पे ही दिए जाएंगे, 1 स्टेट 1 कार्ड। तो सारे बेनिफिट्स इसी एक कार्ड पे फैमिलीज को दिए जाएंगे, राइट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये जो कार्ड्स हैं इनको इम्प्लीमेंट किया गया है, सिंगल फैमिली डिजिटल कार्ड, राइट। नेक्स्ट है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट, अब देखो नाम से पता चल रहा है ट्राईपार्टाइट है, तो यहाँ पे 3 कंट्रीज आ रही है। वो साइन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टू एक्सपोर्ट 40 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट करने के लिए 3 कंट्रीज के बीच में रिसेंटली एक एग्रीमेंट हुआ है। तो कौन सी 3 कंट्रीज के बीच में हुआ है? तो ये एग्रीमेंट हुआ है नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में। अब जो नेपाल है, नेपाल बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएगा, कितनी? 40 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से मेगावाट नेपाल जो है ये बंगाल को दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी इंडिया पावर ग्रिड के थ्रू सप्लाई की जाएगी, राइट। नेपाल बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है 40 मेगावाट की, तो ये किसके थ्रू सप्लाई करी जाएगी? बांग्लादेश में इंडिया पावर ग्रिड के थ्रू ये सप्लाई दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट है यूरो नेवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड इन। यूरो नेवल एक्सरसाइज, राइट, यूरोप की है ये। तो यूरो नेवल एक्सरसाइज, नेवी की यूरो नेवल, यूरोप में नेवल एक्सरसाइज एक कंडक्ट होने जा रही है, नवंबर में होगी। ये कब होगी? नवंबर के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट होगी। तो इसमें ये जो एक्सरसाइज है इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया को भी इनवाइट किया गया है, राइट। इस एक्सरसाइज में इंडिया को भी इनवाइट किया गया है। तो ये एक्सरसाइज कहाँ पे होने वाली है? तो ये होगी फ्रांस, पेरिस के अंदर। कहाँ पे होगी? फ्रांस, पेरिस के अंदर ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाएगी। नवंबर में होगी, 4 से लेकर 7 नवंबर के बीच में ये एक्सरसाइज होगी पेरिस के अंदर। तो टोटल 104 कंट्रीज को इनवाइट किया गया है, जिसमें इंडिया भी इसका जो है इस एक्सरसाइज में शामिल होगा, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.